उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने के बाद उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। बहुत ज्यादा इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। जटिल अभिक्रियाओं के बारे में आता है तो ऐसे आता है जटिल अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। या सीधे पूछ लिया जाता है कि सरल अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाओं में किस पर अभिक्रिया का वेग नियम लागू होता है। जैसे जटिल अभिक्रियाओं में आता है कि किस पद पर अभिक्रिया का वेग नियम लागू होता है। इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इन पर चर्चा करेंगे। और मेन टॉपिक रहने वाला है शून्य कोटि की अभिक्रिया। समय के अनुसार अगर देखेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में भी इस क्लास में अध्ययन कर लेंगे। ओके, पहले हम बात करेंगे होमवर्क के बारे में। तो जितने सारे बच्चे हैं एक बार भाई अपने दोस्तों को बुला लीजिए, ठीक है। वेग स्थिरांक को एक बार और समझा दीजिए, ठीक है। मैं समझा देता हूं वेग स्थिरांक क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंदर मैं वेग स्थिरांक के बारे में और बेहतर तरीके से आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। चले स्टार्ट की जाए। ओके, चले स्टार्ट करें क्लास। जी सर जी, जी सर जी, हाँ होमवर्क, ठीक है। चले चलो आ जाओ। सर पहले ये होमवर्क की बात करते हैं। और इस होमवर्क से पहले एक क्वेश्चन सर पिछली वाली क्लास में आपने कराया था, एक क्वेश्चन जो आपने लास्ट में कराया था उस दिन, जो पहला होमवर्क कराया था आपने, उस होमवर्क में प्यारे बच्चों एक बार याद दिलाइए जरा, उस होमवर्क में क्या ऐसा सवाल था या उस होमवर्क में ऐसा सवाल था, याद जरा करा दीजिए। जो मैंने उस दिन की क्लास में लेक्चर नंबर 5 में जो मैंने आपसे बात की थी, ठीक है, जो मैंने बात की थी, सॉरी लेक्चर नंबर जो 4 हमारा हुआ था, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने जो चर्चा की थी, लेक्चर नंबर 4 में मैंने जब सबसे पहला एक क्वेश्चन बताया था आपको होमवर्क वाला, उस होमवर्क में 2a एरो उत्पाद था कि 3a एरो उत्पाद था, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता देते तो थोड़ा सा और मेरा माइंड क्या क्लियर हो जाता कि क्या उस दिन सवाल में था। क्या आप लोग बता देंगे क्या क्या था उस दिन सवाल में? यस सर या नो सर? 2a था कि a था? सौरव कुमार जी 2a था, राहुल कुमार जी 2a, ठीक है। अगर उस सवाल में 2a था, देखो अगर जिसने सवाल को 2a मानकर लगाया है, जिसने सवाल को a मानकर लगाया है, मैं दोनों के लिए मैं कुछ लिख रहा हूं और एक बार दोनों को मानकर आप सवाल को लगा लेंगे। अगर आपकी 2a वाली है तो आप जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, अगर आपकी 2a वाली है तो रेट ऑफ जब रिएक्शन निकालेंगे तो आप लिखेंगे माइनस का dA और बाई dt, ये हमने लिखा था। और इसके लिए भी हमने आर ओ आर एवरेज जो मान के चली वो मान के चली माइनस का dA बाई dt। मैंने एक बात आपको समझाई ये थी कि जब अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बारे में बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर निर्भर करती है। तो जिसने भी 2a सवाल में लिखा है, ठीक है, मैंने बाद में से कंक्लूजन करके पीडीएफ आपको भिजवा दिया था, अगर सवाल में 2a था तो आप यहां पर 1/2 करके सवाल को लगाओगे। अगर जिसने a मानकर सवाल को लगाया है उसका इस मेथड से सवाल सही है, इस मेथड से सवाल सही है। जिसने भी 2a मानकर, ये 2a मानकर सवाल को लगाया है वो यहां पर माइनस का 1/2 करके सवाल को लगा लेगा, ठीक है। जो उस दिन का लेक्चर नंबर 4 का पहला होमवर्क था, मैंने हम लोगों ने होमवर्क की बात की थी, उसमें पहले मात्रा गलत था, उस मात्रा को मैंने सवाल में मिसप्रिंट था उसको मैंने सही कराया। अगर सवाल में 2a मानकर आपके सामने सवाल है तो आपको यहां 1/2 करके सवाल लगाना है। अगर सवाल में आपको सिंपल है तो इस प्रकार से सवाल लगाना है। और इस प्रकार सवाल लगाने पर मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है जहां तक आंसर क्या थे, इसका आंसर आएगा 5 × 10⁻³ उस दिन का आंसर बता रहा हूं। और इसका आंसर लगभग आएगा, 2 से गुना मार देंगे तो 2 दाम 20, 2 दाम 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। अगर 2 से गुना नहीं मारेंगे तो 10 रहेगा, पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा 100। यहां आया था 1 × 10⁻², ठीक है। तो उस दिन के सवाल में हम लोगों ने a मानकर सवाल लगाया था तो ये वाला सही था। अगर आप 2a मानकर सवाल लगाए हैं, जिन बच्चों ने 2a मानकर सवाल लगाया है उनका 5 × 10⁻³ आंसर आ रहा होगा, वो भी सवाल सही है, ठीक है। तो सवाल मैंने जो आपको पीडीएफ, देखो जब मैंने आपको पीडीएफ भेजा होगा तो उस पीडीएफ में जरा देखिए, पीडीएफ में जो है वो a लिखा हुआ है, ध्यान देखिएगा। जब आपको मैंने पीडीएफ, जब आपके पास पीडीएफ आया होगा तो उस पीडीएफ में ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर ये वाला सही है। अगर जिन बच्चों ने नोट किया है कि भाई 2a लिखा हुआ है, 2a मानकर सर सवाल लिखा था, 2a मानकर लगा दीजिए, तो 2a मानकर जब आप लगाएंगे तो सवाल का आंसर ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर a वाला सवाल मैंने आपको जो भेजा है वो a वाला है, अगर मैंने जो आपको a वाला भेजा है उसके अनुसार ये वाला उत्तर सही है। अगर जिन बच्चों ने कहा कि सर पहले जो सवाल था वो 2a मानकर था तो मैंने 2a मानकर सवाल को लगाया है, तो उनके लिए 5 × 10⁻³ आंसर सही हो जाएगा। तो उस सवाल को 2 प्रकार से आप लिखकर सॉल्व कर लेना, एक 2a मानकर पूरा का पूरा सवाल लिख लेना, सॉल्व कर लेना, और a मानकर एक बार सवाल लिख लेना, सॉल्व कर लेना। वैसे मैं इस चैप्टर के अंदर अंतिम क्लास, मतलब जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो अंतिम लेक्चर में मैं आपके न्यूमेरिकल्स की क्लास लूंगा। उस दिन लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल्स होंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं कि जब मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा तो आपकी पर्सनल एक न्यूमेरिकल की क्लास लूंगा। उस न्यूमेरिकल की क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने ये देखा है पिछले साल के पेपरों में, मैंने देखा है कि ऐसा सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का मानकर पूछा गया था, ऐसा
ऐसा सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का मानकर पूछा गया था। उस ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि अभिक्रिया 2A एरो उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 ऑप्शनों में से ऐसा भी एक ऑप्शन था। ऐसा सवाल आपको मिलेगा आने वाले पेपर में, जो पेपर आ रहा है। वैसे कल बृहस्पतिवार है, तो पहले मैं बता देना चाहता हूं, कल भाई 70 ऑब्जेक्टिव होंगे यूट्यूब पर। पहले बता दे रहा हूं, 70 ऑब्जेक्टिव होंगे यूट्यूब पर। उन 70 ऑब्जेक्टिव में आपकी केमिकल काइनेटिक तक के ऑब्जेक्टिव होंगे। सुन लिया, कल की क्लास में केमिकल काइनेटिक तक के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 70 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सबके सब PYQs होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आपको बेहतर तरीके से करना है। जो मंथली परीक्षा है उसको देखते हुए ही ये 70 क्वेश्चन एडजस्ट मैंने किए हैं, और सबके सब PYQs है, सबके सब PYQs है, मतलब पिछले साल में पूछे गए आपके सवाल है। तो और एक फायदा और रहेगा, कल जो प्रश्न आपके सामने आएंगे वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। जैसे आपके पेपर में आता है कि पहले हिंदी में लिखा होता है, उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में लिखा होता है पैटर्न, उसके बाद आपको सवाल पढ़ना होता है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो देखते हैं तो उनको थोड़ा इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है, क्लियर समझ में आती है, हिंदी का जो मटेरियल थोड़ा सा हल्का सा कम समझ में आता है। तो कल दोनों टाइप के, इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप से मैं टाइप करवा दूंगा, और आपसे 70 में 70 कराने हैं, और 70 में 70 का बढ़िया आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, चले ओके, चलो आ जाओ। सवाल का, इस सवाल का आंसर जरा बता दीजिए अब। सर 3A प्लस का 2B उत्पाद की वेग समीकरण जो है वो है कि A, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, इसकी पावर है 1/2। इसकी कोटि क्या आ रही है? सभी का आंसर आ गया होगा, जल्दी से इसकी कोटि बता दीजिए। मैंने बताया था ना कि हमारे विजय जी नहीं है, गए हुए। नोट्स एकदम आपका कंप्लीट रखा हुआ है, आपके पास आ जाएगा, बट विजय जी है नहीं, पूरा का पूरा नोट्स कंप्लीट रखा हुआ है, बस अपलोड कराना है। ठीक है, उसको उसमें कैसे टैगलाइन हो गया और फोटोज हो गई, जो भी PDF में ऐड करना होता है सब वही करते हैं, बाकी सब उन्हीं का काम रहता है। तो इच्छा है उनकी किसी चीज की, उसके लिए वो घर गए हुए हैं, जैसे आते हैं हम करवा दे। 3/2 है। अच्छा, 2 1 2 1 3, 3/2 एकदम करेक्ट आंसर है भाई, 3/2 एकदम करेक्ट आंसर है। इस सवाल का क्या है? इस सवाल का है 1/2 प्लस का 2, मींस इसका सही जवाब होगा 5/2। क्या सभी का आ रहा है 5/2? अगर आ रहा है तो यस सर कह दीजिए कि सर 5/2 अगले सवाल का आ रहा है। 3/2 पिछले सवाल का है और अगले सवाल का है 5/2। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, पहली बात। ठीक है, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्लास मिलेंगे। साइंस आवाज नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं भाई, ऐसा मत बोलिए आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया, आते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है कुछ इस प्रकार का। अगले टॉपिक का नाम है सर सरल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, और जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं। यहां से क्या पूछा जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे थ्योरी के रूप में, और जानेंगे सर यहां से कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, यहां से कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके बारे में सर थोड़ा सा चर्चा हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं की जाएगी, पहले बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा आपसे इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि सरल अभिक्रियाएं क्या होती हैं और जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और उनके लिए आणविक या उनके लिए कोटि किस पदों पर निर्भर करती है, किस आधार पर उनका वेग लिखा जाता है। इन छोटी छोटी बातों का आपको नॉलेज सिर्फ होना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर सरल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो आप सीधे बोलोगे ऐसी अभिक्रियाएं, क्या बोलोगे? ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक पद में कंप्लीट होती हैं, एक पद में पूर्ण होती हैं, पूर्ण होती हैं। बहुत आसान है कि सर ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में पूर्ण होती हैं, एक ही चरण में पूर्ण होती हैं, एक ही बार में पूर्ण हो जाती हैं, मतलब एक ही लाइन उनकी लिखनी पड़ती है, एक ही प्रोसेस में, एक ही पद में, एक ही चरण में, एक ही फेज में अगर वो कंप्लीट हो जा रही है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को सरल अभिक्रियाएं कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। सर जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो आप बोलोगे ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पदों में, एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती हैं, एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती हैं। बस ये छोटी सी आपको डेफिनेशन याद रखना है कि सर ऐसी अभिक्रियाएं कुछ होती है जो एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जो केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं। तो जो अभिक्रियाएं केवल एक ही चरण में होती हैं उन्हें हम कहते हैं सर प्राथमिक अभिक्रियाएं या सरल अभिक्रियाएं। जो एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती हैं उन्हें हम जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर सर जैसे समझोगे, सर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सर हम O3 से O2 बनाते हैं, जब हम मतलब ओजोन को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, ओजोन को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है, यहां पर एक नवजात ऑक्सीजन निकलती है और फिर
ये नवजात ऑक्सीजन और फिर ये नवजात ऑक्सीजन जब पुनः ओजोन से क्रिया करती है तो दो मात्रा में ऑक्सीजन गैस बाहर करती है। मींस ओजोन से ऑक्सीजन बनाने में जो अभिक्रिया होती है वो दो पदों में पूर्ण होती है। ये इस अभिक्रिया से आपको ये पता चल रहा है कि सर हमने जब ओजोन से ऑक्सीजन गैस बनाई, जो हमारी ओजोन गैस होती है, जब हम उससे ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं तो ये अभिक्रिया हमारी दो पदों में पूर्ण हो रही है। इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल सर जैसे सर हमारी है H2 प्लस Cl2 एरो सूर्य के प्रकाश में 2HCl। ये जो अभिक्रिया हमारे सामने है सर ये केवल एक पद में पूर्ण हो रही है। ये जो अभिक्रिया है ये हमारी दो पदों में पूर्ण हो रही है। सर ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही चरण में पूर्ण हो जाती है ऐसी अभिक्रिया को सरल अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है ऐसी अभिक्रिया को जटिल अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर, एक क्वेश्चन बढ़िया आता है, क्या आता है? सरल अभिक्रिया के लिए आणविकता, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, भर भर के ये ऑब्जेक्टिव आता है और इससे कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि अगर सरल अभिक्रिया की बात करें या प्राथमिक अभिक्रिया की बात करें तो उसके लिए आणविकता का मान कितना होना चाहिए। सरल अभिक्रिया की आणविकता का अधिकतम मान होना चाहिए। तो जो सरल अभिक्रियाएं होती हैं उनकी आणविकता 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मगर 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप बोलोगे सर सरल अभिक्रिया के लिए आणविकता जो होती है वो 3 के बराबर भी हो सकती है और 3 से छोटी भी हो सकती है। लेस देन इक्वल में सर 3 से छोटी भी हो सकती है, 3 के बराबर भी हो सकती है, बट 3 से बड़ी नहीं हो सकती। तो आपको ऐसे याद रखना है कि सर सरल अभिक्रियाएं होती हैं उनकी जो आणविकता है वो 1 हो सकती है, उनकी आणविकता 2 हो सकती है, उनकी आणविकता 3 हो सकती है, बट उनकी आणविकता कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर किसी भी अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज्यादा हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो आप बोलोगे जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता जो प्यारे बच्चों होती है वो हमेशा 3 से ज्यादा होती है। जटिल अभिक्रियाओं की जो आणविकता होती है प्यारे बच्चों वो हमेशा 3 से ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। हाँ, 0 नहीं हो सकती, आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। कोटि शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, बट जो अभिक्रिया की आणविकता होगी हमेशा पूर्ण अंक होगी। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य नहीं हो सकती है। तो आप कहोगे सर ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 से ज्यादा आ रही है वो जटिल अभिक्रियाओं में गिनी जाएगी, और ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 है या 3 से कम है तो ऐसी अभिक्रिया को सरल अभिक्रिया नाम देते हैं। और क्वेश्चन एक बढ़िया सा यहां से प्यारा सा पूछा जाता है, उस प्यारे से क्वेश्चन को जानते हैं कि प्यारा सा क्वेश्चन कौन सा होता है। एक प्यारा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन कैसा होता है। एक क्वेश्चन और आता है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग जो होता है वो किस पर निर्भर करेगा? जरा देखिए यहां पर, ये जो ओजोन है ये टूट रही है। जब ओजोन टूटती है तो बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। जब ओजोन टूटेगी तो तीव्र अभिक्रिया होगी। जब ओजोन हमारी नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर रही होगी तो ये जो अभिक्रिया होगी मंद अभिक्रिया होगी। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए किसी भी जटिल अभिक्रिया के बारे में। ये जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया मंद गति से होगी, कौन सी अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। तो यहां पर क्या है सर कि सर ओजोन यहां टूट रही है तो मैंने कहा ये तीव्र होगी। यहां ओजोन हमारी नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है तो ये मंद अभिक्रिया होगी। तो दो पद हमारे पास है, एक है तीव्र पद और दूसरा है मंद पद। अब मुझे ये समझना है कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, तीव्र वाले पे निर्भर करेगा कि मंद वाले पे निर्भर करेगा। यह बात हमको पता होनी चाहिए कि अगर हम जटिल अभिक्रियाओं की बात करें तो उनके लिए जो अभिक्रिया का वेग होता है वो किस पद के लिए आएगा। तो आप कहोगे सर जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग मंद पद पर
मंद पद पर लागू होता है। मंद पद पर, मंद पद पर लागू होता है। ये अच्छे से आपके दिमाग में ये बात बैठी होनी चाहिए कि जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, उन जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का जो वेग होता है, उनके लिए जब हम अभिक्रिया का वेग लिखने जाएंगे तो हम किस पद के लिए लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो आपसे न्यूमेरिकल्स में जटिल अभिक्रियाओं का कोई बात नहीं करेगा। वो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे हमेशा सरल अभिक्रियाओं के लिए आएंगे। पहली बात जान लीजिए कि सर हमें जटिल अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं करना है, उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर हमें थोड़ी कुछ बातें आपको हमें पता होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अगर पेपर में एग्जाम में अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा भी तो वो सरल अभिक्रिया से रिलेटेड एग्जांपल आता है और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने सीखा सरल अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं जटिल अभिक्रियाएं। सरल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की आणविकता 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मगर जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की आणविकता हमेशा 3 से अधिक होती है। अगली बात, सर जटिल अभिक्रियाओं के लिए जो वेग नियम होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, या जो कह सकते हो वेग नियम जो होता है, वो हमेशा मंद पद पर निर्भर करेगा, कभी भी तीव्र पद पर निर्भर नहीं करेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एक हो गया, एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया, एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया। 3 ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया। यहां से सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। कहां 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 3 दोनों में हो जाएगा बताओ। ये लगा है ग्रेटर दैन, 3 से ज्यादा होगा तो आणविकता, अगर आणविकता हमेशा 3 से ज्यादा आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, तो उसके लिए वो जटिल होगी। अगर 3 तक हो रही है तो वो सरल ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तक हम सरल मान सकते हैं, बस 3 से ज्यादा जाएगी तो जटिल में गिनी जाएगी। ठीक है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग मंद पद पर लागू होता है। बिल्कुल सही बात है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए जो वेग नियम लागू होगा, या जो अभिक्रिया का वेग होगा, या जो वेग नियम लिखोगे, जो सवाल लगाओगे, वो हमेशा मंद पद के लिए लगाओगे, अधिक मींस तीव्र पद के लिए नहीं लगाया जाता। अगर ये बात क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़े। देखो, अगर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इनमें से कोई नहीं, सुनना। एग्जाम में जब भी अब एक बच्ची कह रही सर एग्जाम में तो मेरे पास ऐसा आया था क्वेश्चन 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। अब देखो जरा, अब एक बच्ची कंफ्यूज हो गई। उस बच्ची का ये सवाल है और उसका ये कहना है कि सर पेपर में क्वेश्चन आ जाए जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की आणविकता है 1 है, 2 है, 3 है या इनमें से कोई नहीं, तब मैं ऑप्शन में क्या सही मारूंगी। अच्छा, अगर यहां पर 4 आ जाए, मान लो अभी मानते हैं क्वेश्चन कि सर जटिल अभिक्रियाओं के लिए हमें यहां आणविकता निकालनी है और कह रहे हैं सर जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता कितनी होनी चाहिए, तो आप यहां पर कौन सा मारोगे? 4 मारोगे। अगर मान लीजिए यहां इनमें से कोई नहीं आएगा तो फिर आप 3 मारोगे। अगर देखो, अगर यहां पर 4 आ रहा है तो 4 सही हो जाएगा। अगर यहां पर आ रहा है इनमें से कोई नहीं, अगर यहां पर आ रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तब आप ऑप्शन में कौन सा, देखो मैं जो ऑब्जेक्टिव यहां करा भी दे रहा हूं। अगर सवाल में आ जाए जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता होती है तो यहां 4 में मारोगे। अगर जटिल अभिक्रियाओं के लिए इसमें आणविकता पूछ लिया जाए कि सर जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का मान होता है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, तो आप वहां पर, आप देखो आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हो आपकी बुकों में दिया होगा सर 3 हो सकती है, पर जब थोड़ा आगे जाओगे ना जेईई नीट लेवल पर, तो वहां पर आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा सर 3 हो ही नहीं सकते। बट अभी अगर आपके सामने एग्जाम में आएगा तो फिर आप 3 पर टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही ही माना जाएगा। सुना? बट रियल केस ये है, रियलिटी केस ये है, मैं हर एक बुक को देख के नहीं चलता, मैं देख के चलता हूं कि आपको एकदम सही बात क्या पता होनी चाहिए, एकदम रिएक्ट, एकदम एग्जैक्ट कितना पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट यही बात है सर 3 या 3 हो सकती है, जटिल हो सकती है, सरल अभिक्रियाओं की आणविकता 3 या 3 के बराबर हो सकती है, 3 से कम या 3 हो सकती है, बल्कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए एकदम कंडीशन फिक्स है कि उसके लिए 3 से ज्यादा ही होनी चाहिए। बट अगर ऑब्जेक्टिव आपको इस भांति मिल जाते हैं तो आप यहां पर 3 पर टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 9 रहेंगे तो 9 सही होगा, 3 से ज्यादा है ना 4, 3 से ज्यादा होगा तो जटिल अभिक्रिया के लिए लागू होगा ना, यहां इनमें से कोई नहीं तो 3 में मार देना, कोई दिक्कत नहीं।
अधिकतम 3 हो सकती है, ये भी बता दो सर। अधिकतम अगर मान लीजिए अभी अब मेरे पास आ जाएगा तो अधिकतम 3 मान के चला जा सकता है, बट ऐसी अभी भी कोई अभिक्रिया नहीं मिली है जो हम जटिल अभिक्रियाओं की गिनती में करें। अच्छा, एक बच्ची के लिए एक और सवाल है, अभी आएगा आगे, उससे बात करूंगा। जो एक बच्ची थी वो कह रही थी सर हमारे हिसाब से 3 हो जानी चाहिए, हमारे हिसाब से 3 हो जानी चाहिए। उसके लिए अभी आगे चलेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल में उस बच्ची से पूछेंगे कि यहां पर बताओ कि ये जटिल अभिक्रिया है कि सरल अभिक्रिया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़े, चलिए अब बात करेंगे आपसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चन 5 नंबर का सीधे पूछा जाता है कि शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या ऐसे आ जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हम तो पीछे निकाल चुके हैं कि सर शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है उसकी इकाई क्या आती है, वो तो हम सीख चुके हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या आता है। बट अगर हमसे यहां पूछा जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक प्राप्त कीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक का सत्यापन कीजिए, मतलब पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो फिर किस भांति करेंगे। पहले जानेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, फिर जानेंगे कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो रेडी है सभी? चले यस सर, चले सर। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है एक डिफिनीशन से बता दीजिए, बाकी फिर हम डेरिवेशन करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया, पहले हम डिफिनीशन सीखेंगे, फिर इस डिफिनीशन का मतलब भी सीखेंगे। पहले डिफिनीशन सीखेंगे, फिर डिफिनीशन का मतलब क्या है ये हम समझने का आगे प्रयास करेंगे। कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या डिफिनीशन याद हो गई? अगर याद हो गई हो तो फिर आगे बढ़े। सर ऐसी अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया का वेग, या ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, तो किस पर निर्भर करेगा? अभी करेंगे तो और करेंगे। सर अभी ये पता है कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, मतलब वेग की बात करें, अगर अभिक्रिया के वेग की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो अभिक्रिया का वेग जिसका वेग क्या लिखा? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की, बोल तो देखो, बोल रहे हैं सही, वही हाल है। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, उसको कहेंगे सर शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे सर एक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करेंगे। माना अभिक्रिया, एक कोई अभिक्रिया मान के चलते हैं सर। माना अभिक्रिया ए एरो उत्पाद, ये कोई अभिक्रिया है, मैंने कहा t बराबर 0 पर स्मॉल a सांद्रता है, t बराबर t पर, मैंने कहा t बराबर t पर इसकी यक्स मात्रा बनती है। तो आप कहोगे देखो t बराबर 0 पर मान लिया पहले अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a है, स्मॉल क्या है? स्मॉल a है। जब थोड़ा समय बीत जाता है, t समय बीत जाता है, तो सर हमारा उत्पाद जो है वो x सांद्रता में बन जाता है। तो सर इधर कितना शेष बचेगा? आप कहोगे सर इधर शेष बचेगा a माइनस का x। ऐसा सवाल हम लोगों ने पीछे किया है सर। मैंने कहा पहले a है, t समय बाद यह मात्रा बनती है उत्पाद की, तो मैंने कहा सर इधर जो बचेगा वो a माइनस का x बचेगा। सर इसको जोड़ के देखिए, मतलब क्या है सर, हमेशा जो है सांद्रता स्थिर होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। सर मैंने कहा यहां पर टोटल क्या है? सर यहां पर टोटल है 0, a प्लस का 0 a आएगा। सर यहां टोटल क्या है? a माइनस का x प्लस का x, इसका भी a आएगा। सर टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, जितना इधर कम पड़ेगा उतना ही उधर बनेगा। सर अगर इधर x माइनस हुआ है, x कम पड़ा है, तो उधर जाके x बनेगा। बोलिए,
बताए आगे बढ़े। तो आपने कहा सर पहले तो ए है, बट बाद में थोड़ा समय बीतने पर यक्ष मात्रा खर्च हो जाती है, ए की यक्ष सांद्रता खर्च हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, खर्चा हो जाती है। तो आप कहोगे सर ए में अगर यक्ष खर्चा हो गया तो यक्ष ही इधर बचेगा। तो सर बिल्कुल सही, अगर इधर से यक्ष खर्चा हो जाएगा तो इधर यक्ष बन जाएगा। इधर से 2x खर्चा करोगे तो 2x बनेगा, 3x खर्चा करोगे 3x बनेगा। सर y खर्चा करोगे y बनेगा, z खर्चा करोगे z बनेगा, यक्ष खर्चा किए हो तो यक्ष बना है। सर ये प्रारंभिक सांद्रता है, इसलिए इसको हम, ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये प्रारंभिक सांद्रता है, तो इसको मैं मान के चलूंगा सांद्रता A 0 टाइम पर है, और इसको मान के चलूंगा सर ये बाद की है, तो ये कहूंगा सांद्रता A t टाइम पर है। समझना सर, ये A की सांद्रता है, ये भी A की सांद्रता है। ये वाली जो सांद्रता है 0 का मतलब समय 0 पर है, ये वाली जो सांद्रता है समय t पर है। ये जो सांद्रता है जो 0 वाली है, लिखा है सांद्रता A और उसके पैर पे 0, तो ये बता रही है कि उस समय 0 समय है। और सर ये जो t बता रहा है, ये बता रहा है सर t समय बाद की सांद्रता। 0 का मतलब सर t बराबर 0 पर सांद्रता, और सर t का मतलब है t बराबर t पर सांद्रता, किसी समय पर सांद्रता। अब क्लियर है? साउंड फंस रहा है? अब क्लियर है? अगर क्लियर है तो बोलो यस सर क्लियर है। फिर से एक बार बताया जाए, चलो फिर से एक बार बताया जाए। मैंने कहा शुरुआत में इसकी सांद्रता A है, तो अभी कुछ तो ये बनेगा नहीं, ये तो 0 ही रहेगा। मान लिया थोड़े समय बाद इसकी x मात्रा खर्चा हो जाती है, मतलब इसमें से यक्ष कम पड़ जाता है, तो उधर यक्ष जुड़ जाएगा, जितना इधर घटेगा उतना उधर जुड़ेगा। तो सर इधर x घटा है तो उधर x जुड़ेगा। तो आपने कहा सर ये क्या है, तो आपने कहा सर ये है सांद्रता A। ये क्या है सर, ये भी सांद्रता A है, मतलब अभिकारक की सांद्रता ये भी है, अभिकारक की सांद्रता ये भी है। सर ये है 0 समय पर, तो यहां मैंने 0 लगा दिया। सर ये है t समय पर, तो मैंने यहां पर t लगा दिया। तो मतलब क्या है सर, जो A0 है वो प्रारंभिक सांद्रता है, और जो AT है वो t समय बाद की सांद्रता है। ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है। सवाल हम इसी भांति लगाएंगे और इसी भांति करने का प्रयास किया जाएगा। चलो अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो अभिक्रिया का वेग आएगा, अभिक्रिया का वेग, ध्यान समझना, जो अभिक्रिया का वेग आएगा वो क्या आएगा, समानुपाती अभिकारक की सांद्रता। अब यहां अभिकारक की सांद्रता, उसके ऊपर क्या लगाओगे, कोटि। सर ये कैसी है सर, शून्य कोटि की है। सर अगर ये शून्य कोटि की है, सर अगर ये शून्य कोटि की है तो सिंपल सी बात है इसकी पावर 0 होगी। समझना सर, यहां जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा, मान सकते हैं। बट सर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके पावर में जो है आपको 0 लगाना पड़ेगा। प्रथम कोटि की होती तो पावर में 1 लगा देते, द्वितीय कोटि की होती तो पावर में 2 लगा देते। बट यहां सर शून्य कोटि की है, ये शून्य कोटि की है, तो सर यहां सांद्रता के ऊपर पावर में 0 लगाएंगे। सर यहां अभिक्रिया का जो वेग नियम कार्य करेगा वो समानुपाती होगा सांद्रता A और उसकी पावर में 0। एक सेकंड रुकिए बच्चों, हम क्लास ही चला रहे हैं। आ रही है आवाज अब? एक सेकंड रुकिए बच्चों, हम क्लास ही चला रहे हैं। क्लियर आ रही है? ये बच्चा कह रहे सर आज आप गुस्से में? नहीं भैया, सही तो है। चलो आ जाओ। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा सर, समानुपाती सांद्रता A पावर 0। थोड़ा आवाज धीमे कर देते हैं, ठीक है? आगे बढ़े, इसके आगे जरा आ जाओ। यहां अभिक्रिया का वेग क्या होगा, आप बोलोगे सर यहां होगा माइनस का d A बाई dt बराबर, यहां समानुपाती हटाओगे तो क्या आएगा, वेग स्थिरांक आएगा, जिसे हम k बोलेंगे, जिसे वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक बोला जाता है। और किसी की पावर 0 का मान सदैव 1 होता है।
किसी की पावर जीरो का मान सदैव एक ही होता है। क्या होता है? सदैव एक होता है, वो हमेशा एक ही रहेगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो जाएगा। अब तो क्लियर आ रहा है? कभी कभी सर प्रॉब्लम कर रहा है, कभी कभी सर प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं बाकी एकदम बढ़िया आवाज आ रहा है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर आ रहा है। सर यहां पता चला कि जो माइनस का डीए बाई डी आएगा वो आएगा बराबर के, और किसी की पावर जीरो हो उसका मान हमेशा एक ही होता है। अच्छा सर, मगर सर जो ये dt लिखा है, ये लिखा है t समय पर, तो यहां जो सांद्रता आप लोगे वो भी t समय पर ही लेनी पड़ेगी, समझना। सर dt का मतलब होता है t समय पर, तो मतलब dt का मतलब क्या है कि t समय बीता, समय परिवर्तन जो है, मतलब जो समय का परिवर्तन है, जो समय अंतराल है, वो हमारा dt है। dt का मतलब t समय। तो आप कहोगे सर यहाँ जो सांद्रता ली जाएगी वो सांद्रता at ली जाएगी। क्या ली जाएगी? सांद्रता at ली जाएगी। ये लाइन तो क्लियर है? यस सर, चमक गया। तो इसको लिख लीजिए, माइनस का da t बाई जो dt आएगा वो आएगा हमारा k। dt को उठाकर इधर भेजना है, तो सर dt जब इधर जाएगा तो आएगा सर d सांद्रता at बराबर k dt। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो बोलिए यस सर बिल्कुल बातें क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो बोलिए नो सर क्लियर। के का मतलब है वेग स्थिरांक, भूल गए क्या? के जो है वो वेग स्थिरांक है या दर स्थिरांक है। तो सर यहां पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के आएगा। सर किसी की पावर जीरो हो उसका मान एक होता है, तो सर ये एक आ जाएगा। सर आगे बढ़ गए सर, तो सर dt को क्या किया? के की तरफ भेज दिया, तो आ गया माइनस का डी at बाई के dt। ठीक, अब बोलेंगे समाकलन करने पर। क्या बोलेंगे? समाकलन करने पर। क्या सभी को समाकलन आता है कि मुझे सिखाना पड़ेगा? देखो समाकलन, अगर मान लीजिए मैंने लिखा समाकलन 1 dt, समझना, तो इसका समाकलन अगर मैंने कहा समाकलन 1 dt करके दिखाओ तो इसका समाकलन t आता है। अगर मैंने कहा समाकलन सांद्रता a, जब मैंने कहा 1 da करो, 1 da करो, समझना, तो इसका da आता है। समझना बहुत ध्यान से, da नहीं a आता है, da बोला, क्या आता है? a आता है, समझना। अगर हम 1 का समाकलन करेंगे, जिसके सापेक्ष करेंगे वही आएगा। सर यहां t के सापेक्ष किया है तो यहां t आ रहा है, सर यहां a लिखा हुआ है तो a आ रहा है। तो अगर सर हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस, बाहर आएगा समाकलन d सांद्रता at बराबर सर k बाहर आएगा, और यहां अंदर हो जाएगा dt। क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। सर यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? सर 1 मान लेंगे। सर यहां कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। सर माइनस लगा दीजिए। सर dat का जो आएगा, जैसे यहां पर मैंने कहा da का क्या आएगा, आपने कहा सर a आएगा, dt का क्या आएगा? t आएगा। सर वहां पर यहां dat का क्या आएगा? सांद्रता at आएगा बराबर सर k, सर 1 dt का t आएगा और प्लस का c आएगा। ये जो प्लस का c आता है, ये जो प्लस का c आता है वो होता है समाकलन स्थिरांक। जो एससी आता है वो हमेशा आता है जब आप समाकलन सीखोगे। जो मैथ के बच्चे हैं वो जब सीखेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का सी। मैंने यहाँ लिमिट लगा के नहीं किया है, 2 प्रकार से आपको डेरिवेशन समझाया जाता है, बट मैं बिना लिमिट के आपको सिखा रहा हूँ। लिमिट के नहीं सिखा रहा हूँ, बिना लिमिट के सिखा रहा हूँ, और बिना लिमिट के ही हम इसको सीखने वाले हैं। तो मैंने कहा सर 1 dat का क्या आएगा? 80 आएगा। 1 dt का क्या आएगा? t आएगा, और प्लस का c, एक समाकलन स्थिरांक आता है वो प्लस का c आएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये लाइन समझ में आई हो तो बोलिए जरा। अरे भैया समानुपाती हटेगा तो के आएगा, समानुपाती हटेगा तो के आएगा। तो मैंने कहा सर यहां माइनस का dat बराबर के dt आएगा। सर समाकलन करेंगे तो सर इस ओर भी समाकलन करेंगे, इस ओर भी समाकलन करेंगे। सर समाकलन करेंगे सर यहां 1 है, 1 का जिसके सापेक्ष करोगे वही आएगा। सर यहां dat कर रहे हैं तो सर यहां पर at आएगा। यहां पर सर 1 dt कर रहे हैं तो सर dt कर रहे हैं तो यहां पर t आएगा, प्लस का c आएगा। अच्छा हम जानते हैं सर क्या, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 मतलब अगर मैं समय का मान 0 कर दूं, t बराबर 0 पर जो सांद्रता at है वो हो जाएगा सांद्रता a0। ये लाइन जरा बता दीजिए और हम अच्छे से समझ जाए। सर अगर हम t बराबर 0 की बात करेंगे तो सर t बराबर 0 पर at नहीं है, a0 है। तो जहां पर आपने t बराबर 0 रखा है, अगर हम t बराबर 0 रखते हैं तो जो at है वो हमेशा a0 हो जाएगा। सर रख दीजिए तो हो जाएगा माइनस का सांद्रता a0 बराबर आ जाएगा k, और t का मान है 0 प्लस का c, तो यहां पर आएगा माइनस का a0 बराबर c। बताइए ये आया? आया?
लगा तो है माइनस, हर जगह माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा है, ये माइनस लगा है, ये माइनस लगा है, ये माइनस लगा है, कहाँ माइनस हटा है? माइनस का मतलब सर अभिकारक की सांद्रता में हमेशा क्या होती है? कमी होती है। इसलिए मैं अभिकारक की सांद्रता लेकर चल रहा हूं तो माइनस लगा के चल रहा हूं। यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। सर अगर हम t बराबर 0 रखेंगे तो a_t नहीं बोलेंगे, a0 बोलेंगे। तो हमने कहा सर a_t ना बोल के a0 बोलेंगे। t का मान 0 रख दिया, प्लस का c, सर c का मान आ जाएगा माइनस का a0। आप बोलेंगे क्या सर? c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम c का मान समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं तो सर कैसा कार्य करेगा? तो सर हम c का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, यहां पर देखो रख रहे हैं, हो जाएगा क्या? माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का at बराबर kt, और प्लस का c का जहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का a0 हो जाएगा। जरा एक बार मान चेक कर लीजिए। माइनस का at बराबर kt प्लस का c की वैल्यू है माइनस का a0, तो हो जाएगा सर at बराबर kt माइनस का a0। सर a0 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा सर माइनस का सांद्रता at और प्लस का सांद्रता a0 बराबर हो जाएगा kt। सर kt बराबर आ जाएगा सांद्रता a0 माइनस का सांद्रता at, और सर k बराबर आ जाएगा सांद्रता a0 माइनस का सांद्रता at, और बाई आ जाएगा t। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अगर ये लाइन क्लियर है तो बोलिए यस सर। H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अभी आगे बढ़ेंगे तो इसके एग्जांपल बात करेंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसके अर्धायु की बात करेंगे, फिर इसके उदाहरणों की बात करेंगे, ऐसे ही टॉपिक पढ़ाएंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, कैसे डेरिवेशन होता है, क्या उसका k आता है, क्या उसकी अर्धायु आती है, फिर उसके एग्जांपल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, उसकी अर्धायु क्या होती है, और उसके क्या हो जाएंगे लास्ट में, उसकी बात करेंगे, उसके उदाहरणों की। तो यहां पर देख लीजिए एक बार पूरे सा। सर माइनस का DAT, फिर से यहां से शुरुआत से समझते हैं। सर a था 0 हो गई। सर जब मैंने कहा इसमें x मात्रा खर्चा हुई तो उधर x मात्रा बन गई। तो सर ये शुरुआत की है सांद्रता, ये बाद की सांद्रता। सर शुरुआत की है तो 0 समय पर, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। सर ये a की सांद्रता है मगर t समय पर, तो यहाँ पर मैंने t लगा दिया। सर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? समानुपाती होगा सांद्रता a की, मगर सर इसकी कोटि 0 है तो पावर इसकी 0 कर दी। तो सर माइनस का dA/dt बराबर आएगा k, और किसी की पावर 0 हो उसका मान आता है 1। और सर यहां पर हम जो t लिखे हैं तो वो t के लिए लिखे, समय t है, तो हमने कहा सर यहां पर जो a सांद्रता a लोगे वो t वाली लोगे, तो सांद्रता at हो जाएगा। तो सर यहां आ जाएगा कुछ इस प्रकार, dt को उस तरह भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस का DAT बराबर kdt आ जाएगा। तो अगर हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का मार्क लगाएंगे, k को बाहर कर लेंगे क्योंकि dt के सापेक्ष है, तो k बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। सर 1 का है DAT तो यहां पर at आ जाएगा, 1 का है dt तो यहां पर t आ जाएगा, प्लस का c आएगा, प्लस का c हमारा समाकलन वाला होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। सर अगर t बराबर 0 की बात करेंगे तो t बराबर 0 पर at ना होकर के a0 है, तो सर t बराबर 0 पर अगर बात करेंगे तो at को a0 लिखकर चलेंगे। तो मैंने at को a0 कर दिया, के t का मान 0 रखा, प्लस का c रखा। सर ये तो 0 हो गया, तो सर c का मान निकल के आ गया। मैंने कहा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैंने जहां c लिखा था उसकी जगह पर c का मान रख दिया। सर ये माइनस का है, सर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। सर प्लस वाला पहले लिखिए, माइनस वाला बाद में लिखिए, तो सर हो जाएगा k बराबर a0 माइनस का at अपॉन में t हो जाएगा। जहां 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 सांद्रता at बराबर प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, और a0 क्या है, सॉरी at क्या है, पहले 0 अच्छा लिख देते हैं। सांद्रता a0 क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रारंभिक सांद्रता है, और जो at है हमारी वो है अंतिम सांद्रता या t समय बाद सांद्रता, जरा इसकी वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाल के रखी है। प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी थी हम लोगों ने, स्मॉल a मानी थी। जरा देखो पीछे आ जाओ, प्रारंभिक जो सांद्रता है स्मॉल a है, और जो बाद वाली सांद्रता है या t समय बाद की जो सांद्रता है वो a माइनस का x है। तो मैंने कहा सर यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी a माइनस का x। तो क्या निकल के आएगा, सर
निकल के आ जाएगा के बराबर हो जाएगा, क्या था सांद्रता A0 माइनस का सांद्रता AT/T था। A0 का मान स्मॉल a है और AT का मान है A माइनस का x/T हो जाएगा। सर माइनस से सर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस से चिन्ह बदल जाते हैं, तो सर माइनस माइनस ये हो जाएगा, सर A हो जाएगा माइनस का, x हो जाएगा प्लस का, बटे में T हो जाएगा। सर A से A खत्म हो जाएगा, तो सर के बराबर आ जाएगा हमारा x/T। क्या आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा हमारा x/T। क्या क्या आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा x/T, जहां जहां x जो है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, x क्या है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन बोल दो या कमी बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हो। सांद्रता में परिवर्तन देख लो ना भैया, x क्या है यहां देखो ना सर, a था, a में x निकल गया तो x बचा, a में x निकल गया तो सर इधर x बचा या x बना। तो सर जो ये x है ये परिवर्तन है, पहले a थी बाद में a माइनस का x हो गई, तो कितने का परिवर्तन हुआ? आपने कहा सर x का, पहले a थी और बाद में x हट गई, तो परिवर्तन कितने का हुआ? x का परिवर्तन हुआ। तो आप बोलोगे सर जो ये x है ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है, क्योंकि अगर सांद्रता में परिवर्तन निकालना है तो आप लिखते हो सर अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, और यही यहां पर लिखा है। देखो ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, बट सर यहां पर माइनस नहीं लगा क्योंकि फार्मूला होता है अंतिम माइनस का प्रारंभिक, बट ये लिखिए प्रारंभिक माइनस का अंतिम, इसलिए सर यहां पर देखिए x में माइनस नहीं आया है, क्योंकि सर यहां पर हम वेग थोड़ा ना लिखना है, ये तो k क्या है? वेग स्थिरांक है, यहां पर माइनस प्लस थोड़ा नहीं आएगा सर, k का मान आएगा बराबर x/T। जरा इसका मात्रक बता दो सर सबके लोग, जहां जहां सब मात्रक क्या हो जाएगा जरा बता दो। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसका मात्रक जल्दी से कमेंट पास कर दीजिए, मैं इसका मात्रक लिखूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका मात्रक, हाँ तो कहां निर्भर कर रहा है? अभिकारक की सांद्रता पर कहां निर्भर कर रहा है? ये भैया वेग स्थिरांक है। क्या कह रहे हो? वेग स्थिरांक निर्भर कर रहा है। देखो यहां वेग स्थिरांक निर्भर कर रहा है, बट जो अभिक्रिया का वेग है, ये देखो ये जो अभिक्रिया का वेग है, यहां पर देखो कोई अभिकारक की सांद्रता नहीं है, है क्या? यहां क्या अभिकारक की सांद्रता है? नहीं है। जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देख लो ये जो पूरा का पूरा अभिक्रिया का वेग है ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यहां अगर अभिकारक की सांद्रता होती तो यहां पर अभिकारक की सांद्रता लिखी होती, जबकि यहां पर अभिकारक की सांद्रता नहीं है, इसीलिए सर ये जो वेग होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये तो भैया हमारा क्या है? ये तो हमारा वेग स्थिरांक है। इससे क्या मतलब हमको? हम तो अभिक्रिया के वेग के बारे में बात कर रहे हैं। सर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? मोल। क्यों सर? ये x क्या है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो ये सर अभिकारक की सांद्रता ही तो हुई, और सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है। समय का सेकंड होगा, ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो सर ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा उसका मात्रक निकल के आ जाएगा। क्या इशू कर रहा है? पूरी क्लास में बोलो अभी क्या इशू हुआ। फिर से एक बार लास्ट टाइम देख लो। मैंने कहा था t बराबर 0 पर मैंने सांद्रता मानी a है, तो उस समय तो कुछ बनेगा नहीं। सर जब t समय बीता, थोड़ा समय बीता, तो इससे x मात्रा कम पड़ गई, तो सर a थी उससे x कम पड़ गया, तो सर जितना इधर घटेगा उतना उधर जुड़ेगा। सर अगर इधर x कम हुई है तो उधर x बढ़ेगी, तो सर यहाँ पर माइनस x किया, और सर इधर तो बढ़ाएंगे तो सर 0 में x जोड़ेंगे तो x ही आएगी, तो सर इधर की x आ जाएगी। तो जो अभिक्रिया का वेग होगा, मैं जानता हूं अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैंने कहा जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता उसके गुणनफल के समानुपाती। सर यहाँ तो एक ही अभिकारक है, तो उसकी सांद्रता, और सर कोटि लिखते हैं पावर में, तो सर पावर में 0 लिख दी क्योंकि शून्य कोटि है। किसी की पावर 0 का मान 1 होता है,
समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, यहां पर के आएगा और के को बोलते हैं वेग स्थिरांक। आगे बढ़ते हैं सर, अभिक्रिया का वेग जो माइनस का डी ए बाई डी टी लिखेंगे, क्योंकि ए के लिए है, अभिकारक के लिए तो माइनस का डी ए बाई डी टी लिखेंगे। बट सर समय वाला टी है तो मैंने ए को ए टी मान के चला है। आगे आए सर, एक से गुना मारोगे तो के आ जाएगा, dt को मैंने इधर भेजा के की तरफ तो आ गया के dt। सर जब समाकलन किए तो माइनस को बाहर लिए, हो गया 1 dat। यहाँ पर कुछ है नहीं तो 1 ही मानेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। सर 1 का क्या होता है सर, जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसी को लिख देते हैं। यहाँ dt है तो t लिख दिया, सर यहाँ at है तो at लिख दिया, यहाँ t है तो t लिख दिया, तो kt प्लस का c आ जाएगा। c हमारा समाकलन स्थिरांक है। सर अगर हम t बराबर 0 पर बात करेंगे तो मैंने पीछे देखा कि t बराबर 0 पर a 0 माना जाता है, ना कि at माना जाता है। तो मैंने कहा सर t बराबर 0 पर at को हम a0 लिखकर चलेंगे। सर तो यहाँ at था, वहां a0 लिख दिया, t का मान 0 रख दिया, प्लस का c। सर किया आंसर तो c का मान हमारा माइनस का सांद्रता a0 आ गया। सर आगे बढ़े तो c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो सर at माइनस का at बराबर kt, और जहां c लिखा था वहां पर मैंने c का मान रख दिया। ये माइनस का है तो इधर आ गया प्लस का आ गया, पहले प्लस का लिखना है फिर माइनस का लिखना है तो मैंने इस तरह लिख लिया। t को मैंने नीचे भेजा तो k बराबर आ गया निकल के। मैंने कहा a0 क्या है, आपने कहा सर प्रारंभिक शांता। at क्या है, t समय बाद की शांता। हमने मान के रखा है a और a माइनस का x, वैल्यू उठा के पुटअप कर दो। बट मैंने वैल्यू उठा के पुटअप कर दी, माइनस लगा है तो मार्क चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, a से फिनिश हो जाएगा, k बराबर आ जाएगा x बाई टी, जहां x क्या है, अभिकारक की शांता में परिवर्तन। a0 और at क्यों लिए भैया, t बराबर 0 पर तो 0 ही लेंगे ना, और t बराबर t पर t लेंगे। तो जहां t बराबर t है वहां पर t लिया है, जहां t बराबर 0 है वहां 0 लिया है। देख लो पीछे मैंने यहां पर क्या माना, यहां देखो यहां dt चल रहा था, t चल रहा था तो मैंने ऊपर t लगा के रखा। जब मैंने t का मान 0 कर दिया, जब t ही 0 हो गया तो मैंने at को भी a0 कर दिया। यहां पर t का मान देखो, जब t रखा, देखो ना, जब t रखा तो t लिखकर चला, और जब t की जगह पर 0 रख दिया तो जहां t लिखा है वहां पर 0 पुटअप करेंगे ना। तो सर यहां पर t लिखा था, यहां पर भी 0 पुटअप कर दिया, यहां t लिखा था तो यहां पर भी 0 पुटअप कर दिया। सिंपल समझ लो सर, t का मान 0 रखना है ना, सर यहां जो at लिखा था ना वो a0 हो जाएगा, क्योंकि t का मान तो 0 रखना है। सर ये a0 हो जाएगा बराबर k इंटू 0 प्लस का c हो जाएगा। सर ये आ जाएगा माइनस का a0 बराबर c, वैल्यू पुटअप कर दिया, बस कैलकुलेट किया, आंसर निकलते। प्रारंभिक शांता मैंने a मानी है, अंतिम शांता a माइनस का x है, ये वैल्यू पुटअप करो, सिर्फ कैलकुलेट करना है ना, ऐसे नहीं लिखा है। अगर ऐसे पावर में 0 लिखा होता तब उसका मान 1 होता ना। मैं यहां पर सिंबल लगा के रखा हूं, सांद्रता A नॉट भी से बोलते हैं, इसे नॉट भी बोलते हैं, ए नॉट। बट मैं आपको 0 इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं कि 0 जो यहां पर है वो प्रकट कर रहा है कि यहां पर टाइम जो है वो 0 है, और सांद्रता A t बता रहा है कि यहां पर जो t है वो टाइम हमारा t है। यहां पर समय 0 है, यहां पर समय t है। ये जो 0 और t है ये सिर्फ समय को दिखा रहे हैं कि यहां पर जो 0 है मतलब 0 समय पर ये सांद्रता है, और t है तो ये t समय पर सांद्रता है। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट मैंने आपको मेंशन करके ऐसे ही ले दिया ताकि आपको याद रहे कि कौन सी सांद्रता किस समय पर है। ये वाली 0 समय पर सांद्रता है, ये वाली t समय पर सांद्रता है, इसलिए मैंने a0 लिखा, यहां पर at लिखा। ठीक है, चले हाँ, बट मैं इसे 0 इसलिए बोलूंगा कि आपके माइंड में रहे कि 0 क्यों बोला जा रहा है। 0 इसलिए बोला जाए कि t का मान यहाँ पर 0 है, और t क्यों बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर t का मान t है। 2 सेकंड होगा तो 2 रख दिया जाएगा, 3 सेकंड होगा तो 3 रख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं सर अर्ध आयु की। अर्ध आयु क्या होती है, हमने पढ़ लिया कि सर शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसका व्यंजक क्या होता है। अब इसी की अर्ध आयु के बारे में जान लेते हैं कि आखिर अर्ध आयु होती क्या है। इसका नाम है अर्ध आयु। तो आप बोलोगे ऐसा समय, ऐसा समय, या ऐसे बोलोगे जितने समय में, या ऐसे बोल दो जितने समय में, जितने समय में अभिकारक की आधी सांद्रता समाप्त हो जाती है, या बोलोगे बहुत सारी डिफिनेशन है इसकी, जितने समय में अभिकारक की आधी सांद्रता समाप्त हो जाती है, या जितने समय में अभिकारक की आधी सांद्रता शेष रहती है या शेष बचती है, शेष बचती है, अर्ध आयु कहलाता है। अर्ध आयु कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। बहुत आसान तरीके से मैंने ये डिफिनेशन आपके सामने रखी है, इतनी डिफिनेशन सरल है कि पूछिए ही ना।
कहा जा रहा है जितने समय में अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है, आधी शेष बचती है, उसी को अर्ध आयु कहा जाता है। किसी भी अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होता है मतलब वो एक प्रकार का समय होता है। जितने समय में किसी भी अभिक्रिया का जो अभिकारक है, जितने समय में अभिकारक की जो सांद्रता है, जितने समय में किसी भी अभिक्रिया का जो अभिकारक है उसकी जो सांद्रता है अगर वो आधी शेष रह जाए तो उसी को बोलते हैं क्या? अर्ध आयु। या आधा खत्म हो जाए या आधा से, भैया अगर एक मानोगे तो आधा ही खत्म होगा, आधा ही बचेगा। दो मानोगे तो सर एक खत्म होगा, एक बचेगा। तो आधे का मतलब सर उसी का हाफ करके हमें चलना है। तो मैंने कहा जिसे टी हाफ या टी 50%, टी हाफ या टी 50% से व्यक्त करते हैं, बच्चा पार्टी। मैंने कहा चाहे आप टी हाफ बोल दो, चाहे आप टी 50% बोल दो, चाहे वो 50% खत्म हो जाए या आधा खत्म हो जाए या आधा शेष रहे या 50% शेष रहे, तो ऐसे समय को अर्ध आयु कहा जाता है। मींस क्या है सर? मींस छोटा सा है कि जो अंतिम सांद्रता बचेगी वो पहले वाले सांद्रता की आधी बचेगी। एकदम सिंपल सा। जो 80 मींस जो टी समय बाद की जो सांद्रता शेष बचेगी वो A0/T बचेगी। फिर से देखो, जो 80 बचेगा, जो टी समय बाद की सांद्रता बचेगी वो पहले का आधा बचेगी, जितना लिया था उसी का आधा बचेगा। ठीक, या दूसरी तरीके से मैंने कहा बाद की सांद्रता उतनी ही बचेगी जो पहले की सांद्रता आधी कर दे। मतलब जितने समय में सांद्रता आपकी आधी शेष बचे, शेष का मतलब बचे, शेष बचे। सर ये A-X क्या है? शेष सांद्रता, बची सांद्रता इतनी बची है। पहले A थी, बाद में A-X हो गई। सर जो बाद में बची है वो पहले का आधा बची है। पहले A थी उसी का आधा। या इसको समझने से अच्छा इसे समझ लो कि जो बाद की सांद्रता बची है वो पहले सांद्रता का आधा बची है। पहले अगर 50 थी तो अब 25 बचेगी, पहले 100 थी तो यहां 50 बचेगी, पहले 4 थी तो 2 बचेगी। जो जितनी भी पहली है उसी का आधा बचेगी। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। डिफिनेशन तो डिफिनेशन है। अर्ध आयु किसे कहते हैं? डिफिनेशन तो डिफिनेशन है, उसमें कौन सी दिक्कत है? आप देखो जरा सर, 80 मतलब बाद की सांद्रता, जो बाद की सांद्रता बचेगी वो आधी बचेगी। तो अगर A0 थी तो A0 का आधा बचेगा, A0/2 बचेगा। तो सर फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला था K बराबर क्या था? A0 माइनस का AT और बाई टी, मगर ये था। बट अगर अर्ध आयु लगा रहे हैं तो यहां हो जाएगा सर K बराबर सांद्रता A0 माइनस का इसकी हो जाएगी सांद्रता A0/2 बटे में T को क्या बोलेंगे? T हाफ बोलेंगे। T को क्या बोलेंगे? T हाफ बोलेंगे। T को क्या बोलेंगे? T हाफ बोलेंगे। तो सर ये T हाफ हो जाएगा, अब समय T हाफ हो जाएगा। सर A0 माइनस का A0/2 करोगे तो क्या आएगा? सर K बराबर आ जाएगा A0/2 आ जाएगा, और 2 के नीचे है T हाफ है, तो जो इसकी अर्ध आयु निकल के आ जाएगी, जो T हाफ निकल के आ जाएगा, T हाफ इधर आएगा तो K इधर आएगा, T हाफ बराबर आ जाएगा सर, T हाफ बराबर आ जाएगा A0 सांद्रता A0/2 के, या इसे आप स्मॉल a/2 के भी लिख सकते हो। कोई यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। सौरव कुमार जी बिल्कुल नहीं, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है जो आप बता रहे हो। मैंने कहा जो AT बचेगा वो A0/2 बचेगा, पहले का आधा बचेगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। T नहीं है समय, अब T हाफ समय है तो आप बोलोगे सर T हाफ हो जाएगा। सर इसे जब कैलकुलेट करेंगे भैया 1 है, 1 में आधा जाएगा तो आधा आएगा, तो सर ये A0/2 आएगा। A0/2 आएगा और ऑलरेडी बटे में T हाफ है तो A0/2 और इनटू हो जाएगा T हाफ। T हाफ को इधर बुला लीजिए, K को यहां भेज दीजिए। सर T
हाफ बराबर आ जाएगा A0/2 के। और अगर हम पीछे की बात करें तो हमने जो सांद्रता A0 माना था वो स्मॉल a माना था, तो सर यहां पर मैंने कहा ये स्मॉल a/2 के भी आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। यहां एक लाइन आती है और एक लाइन आपको याद रहनी चाहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु, अभिक्रिया की अर्ध आयु, अभिक्रिया की अर्ध आयु, अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है ना सही बात। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु होती है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है उस पर निर्भर करेगी किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, पेपर में पूछ लिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि अब शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। तो आपको यहीं से सॉल्व करना है। पहले अर्ध आयु क्या होती है उसके बारे में बता दीजिएगा, फिर कहना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पहले ये लिख देना AT बराबर A0/2 हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K बराबर A0 माइनस का AT/T होता है। सर AT क्या हो जाएगा, A0 का आधा हो जाएगा। सर A0 माइनस का A0/2 क्या आ जाएगा, A0/2 आ जाएगा। A0/2 जो T था वो T हाफ बन जाएगा, तो T हाफ हो जाएगा। T हाफ इधर आ जाएगा, K इधर आ जाएगा। सर ये समीकरण बन के आ जाएगा। सीधे हम बोल देंगे कि सर जो शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु होती है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। ये बातें पूरी शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में है। आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है पेपर में। अगर डेरिवेशन आपको याद करना है कैसे किया जाता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको बेहतर आएगा, परिणाम उसके बेहतर आएंगे। उसकी अर्ध आयु पूछी जाती है। अर्ध आयु में कैसे पूछा जाता है मैंने आपको समझा दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बन के आता है मैंने बता दिया, और आपको सॉल्व कैसे करना है ये भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और जानते हैं शून्य कोटि उदाहरण जानते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, ये भी भैया आपको आना चाहिए। भर भर के पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल बता दीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल बता दीजिए, या पेपर में आ जाएगा निम्न में से शून्य कोटि की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 अभिक्रिया दे देंगे, वहां से आपसे पूछ बैठेगा निम्न में शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। तो पहली है H2 प्लस का Cl2 एरो 2HCl, ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। आणविकता भले इसकी 2 है बट इसकी कोटि जो है वो शून्य कोटि की है। इसकी आणविकता क्या है, अभी भी आवाज में दिक्कत हो रही है क्या, अभी भी आवाज में दिक्कत हो रही है क्या? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। मुझे दिक्कत हो रही है, हो रही है। ठीक तो है, दोनों एक ही है सौरभ कुमार जी। अर्ध आयु और अर्ध आयु काल दोनों एक ही बात है। बोला ना ऐसा समय, तो काल क्या होता है, समय की बात करते हो ना। तो बहुत सारी बुकों में आपको अर्ध आयु मिलेगा, बहुत सारी बुकों में आपको अर्ध आयु काल मिलेगा। दोनों बात एक ही है, अर्ध आयु बोलो चाहे अर्ध आयु काल बोलो, वो दोनों टी हाफ ही होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जैसे मैं 2HI को लूं और सोने की उपस्थिति में, Au की उपस्थिति में इसे मैं तोड़ दूं, तो ये भी हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगली बार अगर मैं अमोनिया को लूं और प्लेटिनम की उपस्थिति में मैं इसको बोलूं 2N2 प्लस का 3H2, तो ये भी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगर मैं कोई एल्केन लेके उसमें हैलोजन से क्रिया करा दूं सूर्य के प्रकाश में, तो क्या बनेगा, हैलो एल्केन बनेगा और प्लस का HCl बाहर जाएगी। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं ये सबके सब शून्य कोटि के हैं। आपको ये चारों एग्जाम्पल याद रखने हैं। इन चारों एग्जाम्पल में से आपको पेपर में 100% पूछा जाता है कि निम्न में शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर 4 ऑप्शन में कहीं आपको दिख जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, तो आप सीधे टिक मार दोगे, चाहे H2 प्लस Cl2 वाली हो, चाहे अमोनिया वाली हो, चाहे HI वाली हो, या कोई भी
कि एल्केन आपके हैलोजन से क्रिया करके हैलो एल्केन बना रहा हो, तब भी आप ऐसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल मार दोगे। और ये 4 अभिक्रियाएं आपके दिमाग में हमेशा बसी होनी चाहिए। ओके, हाँ भाई मनीष कुमार गुप्ता जी, बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं। अर्ध अवधि क्या होती है, अर्ध आयु काल क्या होता है, अर्ध आयु क्या होती है, ये सब बातें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई शून्य कोटि के बारे में हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन हमें कैसे करना है, ये आपके समझने के लिए है बस। ठीक है, समझने के लिए है आपके, और समझ में आपको याद रहना चाहिए। फिर हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला सीखा, जैसे के बराबर A0 माइनस का AT/T से भी लगा सकते हैं, या के बराबर सीधे हमको फार्मूला याद रखना है x/t, मुझे किसी से मतलब नहीं है। x क्या है, अभिकारक की शांता में परिवर्तन, और सर हम सीधा अभिकारक की शांता में परिवर्तन तो आसानी से निकाल सकते हैं, सीधे यहां आ गए। सर अर्ध आयु क्या होती है, सर जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी अर्ध आयु का जो फार्मूला होता है वो आता है T½ बराबर A0/2k या A/2k भी बोल सकते हो। तो सर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पूरा है। कल आएंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में चर्चा की जाएगी, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करने के बाद हम शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम बात करेंगे। अब आज के लेक्चर में शून्य कोटि की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार डेरिवेशन को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, डेरिवेशन बार बार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। पिछले 5 दिनों के अंदर आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा एक बार तो सर पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। ठीक है, कल का जो क्लास होगा वो यूट्यूब पर होगा। प्रथम 4 चैप्टर जो हैं आपके, ठोस अवस्था, विलयन, उसके बाद है वैद्युत रसायन, और पढ़ा रहे हैं रासायनिक बलगत की। इन चारों चैप्टर से उसके बाद एक उधर का ले लीजिए, हेलो एल्केन था हेलो एरिन, ये 5 चैप्टर के पिछले 5 सालों के PYQs 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, PYQs रहेंगे। आपको अच्छे से तैयारी करके आनी है और बेहतर कल रिस्पांस देना है। मैं चाहता हूं कि कल जब परिणाम निकल के आए तो अंततः 70 में 70 निकल कर आएगा। और कल की ऑब्जेक्टिव क्लास में मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव अपनी तरफ से गलत नहीं करने वाला हूं, ना मैं गलत कोई बताने वाला हूं। अब आपको मैं पूरा सही बताऊंगा और आपको मैच करना है कि आपका सही जवाब क्या था और मेरा सही जवाब क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर फिर यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल के लेक्चर में आप जुड़ना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से बता दीजिएगा कि भैया कल का जो ऑब्जेक्टिव होगा 70 में 70 वो एग्जाम की दृष्टि से होगा। ओके, एग्जाम की दृष्टि से होगा, क्योंकि वैसे तो मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। कल 11 बजे नेटवर्क इशू कर दिया, 3 बजे हमने कहा चलो 3 बजे क्लास ले लेंगे, तो लाइट खत्म हो गई, लाइट हो गई मतलब इन्वर्टर डाउन हो गया, मतलब जैसे लग रहा है कि भगवान चाहते नहीं कि विशाल सर क्लास लें। ठीक है, 21 तारीख को आपका एग्जाम है, कई स्कूल में 21 तारीख को ना होकर के 22, मगर वैसे देखो बिहार बोर्ड की नोटिस में तो यही आया है कि 21 तारीख को आपका सेकंड मीटिंग में क्या है, केमिस्ट्री का एग्जाम है। सेकंड शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में आपका फिजिक्स है, सेकंड शिफ्ट में आपका केमिस्ट्री का है, तो मैं उसी देश से पढ़ाऊंगा। और रही बात सब्जेक्टिव की, तो जितने मैंने आपको सब्जेक्टिव भेजे हैं, आपके पास जितने भी सब्जेक्टिव हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके एक बार जाइएगा, थ्योरी की प्रैक्टिस करके जाइएगा, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आपके पास हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा और बेहतर परिणाम दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में